एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा करवाई कि एक कुशल नागरिक जो राजकुमारी को नाव खेना सिखा सके हाजिर किया जाए। पूरे गांव में खोज शुरू हो गई। एक कुशल और पारंगत नाविक को राजकुमारी को नाव चलाना सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। राजकुमारी अपनी विश्वास पात्र सहेलियों के साथ प्रतिदिन उत्साह से केन नदी के अटखेलियों के बीच अपने स्वप्न को जीने लगी। हर रोज इसी बहाने वह महल की चार दीवारी से बाहर प्रकृति की गोद में अपने बचपन और यौवन के मध्य की बेला का आनंद ले पाती। राजकुमारी का चंचल मन कभी मछलियों के साथ तैरने साहस भरता तो कभी लहरों से प्रतिस्पर्धा की जिद करता। कई दिन गुजर गए। एक दिन नदी पार करते समय अचानक राजकुमारी की नाव नदी के किनारे पर पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ से टकरा गई। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ समझ पाती, मगरमच्छ ने उसका हाथ अपने जबड़े में जकड़ लिया और उसे नदी में गिरा दिया। यह दृश्य पास ही खड़ा बहादुर नट देख रहा था, जो नदी में गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। उसने फौरन ही पास रखी अपनी कटार उठाई और नदी में छलांग लगा दी। राजकुमारी को बचाने के लिए उसने अपनी कटार से मगरमच्छ के जबड़े पर जोर से प्रहार किया। कटार मगरमच्छ के जबड़े में फंसा छोड़ वह राजकुमारी को सुरक्षित नदी से निकाल लाया और स्वयं राजकुमारी और उसकी सहेलियों को महल तक छोड़ने गया। तब तक राजा को इस घटना की सूचना मिल चुकी थी। राजा राज दरबार से बहादुर की बहुत प्रसन्नता करता है और उसे पुरस्कार देता है। वह कहता है, तुम सच में अपने नाम की भांति बहादुर हो। मगरमच्छ के हमले से राजकुमारी घायल हो जाती है। उसके उपचार के लिए दूर दूर से वैद्य बुलाए जाते हैं। धीरे धीरे राजकुमारी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। वह अपने सामान्य जीवन पर लौटने लगती है। अपितु राजकुमारी सोनालिका के ऊपर से संकट के बादल दूर नहीं होते। कुछ समय बाद फिर राजकुमारी एक हादसे का शिकार हो जाती है। शायद नियति राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट की अमर प्रेम कहानी को रचने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। महल में चारों तरफ वीरन की बहादुरी के चर्चे सुन राजकुमारी बहादुर नट की दिलेरी से बहुत प्रभावित थी। कौन जानता था कि दोनों में अटूट प्रेम पलने जा रहा है। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ शिव मंदिर जाने की इच्छा राजा के समक्ष रखती है। राजा की आज्ञा मिलते ही राजकुमारी के जाने का प्रबंध किया जाता है। राजकुमारी शिव मंदिर में पहुंच परिक्रमा की तैयारी में व्यस्त थी। जैसे ही वह परिक्रमा आरंभ करती है, एक विषैला सांप राजकुमारी के पैर में काट लेता है। राजकुमारी जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुन उसके अंगरक्षक उसके पास आ जाते हैं। वहाँ मौजूद लोगों और उसकी सहेलियों में अफरा तफरी मच जाती है। राजकुमारी पर जहर का असर तेजी से दिखने लगता है। उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। राजा के पास खबर पहुंचाई जाती है। राजा पूरे राज्य में मुनादी करवाता है कि राजकुमारी की जान बचाने के लिए जो भी अपनी तंत्र विद्या में सफल होगा। पूरे गांव में राजकुमारी के अस्वस्थ होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सभी राजकुमारी के स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगते हैं। जैसे ही खबर बहादुर को मिलती है तो वह अपने गुरु, जो उसके पिता ही थे, आज्ञा लेता है और मंदिर की ओर चल पड़ता है। वीरन राजा से कहता है कि वह अपनी विद्या से उस सांप को बुला लेगा, बस राजा उसे अपनी कला आजमाने का मौका दें। राजा के लिए तो बस राजकुमारी का स्वस्थ होना ही ज़रूरी था। वह मंदिर परिसर से लोगों की भीड़ को दूर जाने के लिए कहता है और वीरन को अपनी विद्या आजमाने को कहता है। वीरन अपनी तपस्या जारी रखता है और मंत्र से राजकुमारी के पाँव में घेरा बना देता है। सांप राजकुमारी के पाँव के उसी हिस्से में जहां उसने काटा था अपने मुख से सारा जहर निकाल लेता है। सांप वापस लौट जाता है और राजकुमारी को धीरे धीरे होश आने लगता है।
होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि बहादुर ने एक बार फिर उसकी जान बचाई है तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और मन ही मन बहादुर को अपना मित्र मान लेती है। अब अक्सर राजकुमारी जब भी बाहर जाती बहादुर उसके साथ जाता। राजा को भी दोनों के साथ रहने से कोई गुरेज ना रहा। समय गुजरता गया और दोस्ती प्रेम में परिवर्तित होने लगी। मित्रता और प्रेम में बहुत छोटा सा फासला होता है और ये फासला धीरे धीरे कम होने लगा। उधर राजा को भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। वह दूसरे राज्यों के राजकुमारों की कुंडली मिलवाने लगे। राजकुमारी सोनालिका बहुत सुंदर थी। कोई भी राज्य का राजकुमार आसानी से उससे विवाह कर लेता, परंतु राजकुमारी वीरन से प्रेम करने लगी थी और प्रेम भी अटूट विश्वास के साथ परवान चढ़ा चुका था। जैसे ही राजकुमारी को इस बात का पता चला कि महल में उसके विवाह की तैयारियां हो रही हैं, उसने वीरन को संदेश भिजवा दिया कि वह केवल उसी से विवाह करेगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग देगी। वीरन भी उससे बहुत प्रेम करता था। उसने राजकुमारी से धैर्य रखने को कहा और स्वयं कोई रास्ता खोजने की बात की। वीरन को याद था राजा ने उसे वचन दिया था कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेंगे। वह राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और दरबार में राजा से अपने दिए गए वचन को पूरा करने को कहा। राजा बड़े ही शांत मन से पूछता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें बहादुर? मुझे याद है मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। बहादुर कहता है, राजकुमारी सोनालिका का विवाह मेरे साथ कर दीजिए महाराज, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। राजा आग बबूला हो जाता है। अपने सैनिकों से बहादुर को कैद करने का आदेश दे देता है। बहादुर सैनिकों को ढकेलता हुआ राजा से कहता है, यही है आपका न्याय, आपने ही मुझे वचन दिया था, अब आप ही अपना वचन निभाने से मुकर रहे हैं। भले ही आप मुझे काल कोठरी में डाल दें, लेकिन इससे सत्य तो नहीं बदल जाएगा। अब अपना वचन पूरा करें महाराज। राजकुमारी सोनालिका को जैसे ही पता चलता है कि बहादुर को राजा कैद करने का आदेश सुना चुके हैं, तो वह भी दरबार में आकर राजा से प्रार्थना करती है कि वह भी आधे दंड की सहभागी है, उसे भी वही दंड मिलना चाहिए जो बहादुर को मिला है, क्योंकि वह भी बहादुर से उतना ही प्रेम करती है जितना बहादुर उससे। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, वह उसे दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने कोई और रास्ता खोजा। राजा ने बहादुर को छोड़ने का आदेश दे दिया। उसने बहादुर से कहा, ठीक है, यदि तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे तो मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। बहादुर ने पूछा, कैसी शर्त महाराज? राजा ने कहा, यदि तुम केन नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कच्चे सूत के धागे पर चलकर नदी पार कर लेते हो और महल तक पहुंच जाते हो तो मैं राजकुमारी सोनालिका का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, और यदि कोई और भी इस शर्त को पूरा करता है तो राजकुमारी की विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। सोनालिका चिल्लाती है, ये कैसी शर्त है पिताजी? उसने राजा का प्रस्ताव मान लिया। केन नदी पार करने का दिन तय किया गया। जनवरी माह में मकर संक्रांति का दिन। बहादुर नट ने राजकुमारी को विश्वास दिलाया कि वह इस परीक्षा में निश्चित ही सफल हो जाएगा। राजकुमारी का मन भयभीत था। अब एक ऐसा कोई भी काम नहीं था जिसे वह पूरा न कर सका हो। वह अपनी पूरी तैयारी के साथ मकर संक्रांति के दिन केन नदी पार करने की योजना बनाता है। पूरा गांव केन के किनारे आकर सिमट जाता है। सभी बहादुर की विजय की प्रार्थना करते हैं। राजा भी जानता था कि बहादुर को हराना असंभव है, इसलिए उसने अपने गुप्तचरों को बहादुर की विद्या का तोड़ ढूंढने के लिए चारों तरफ फैला दिया था। उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि केवल मोची की रापी से ही उस सूट को काटा जा सकता है। आखिर मकर संक्रांति का दिन आ गया और केन नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उस सूत के धागे को बांधा गया। नदी के इस किनारे महल की छत पर राजकुमारी सोनालिका वरमाला लिए बहादुर का इंतजार कर रही थी। बहादुर भी अपनी पूरी विद्या के बल पर उस धागे से नदी पार करने को चल पड़ा। नदी पूरे उफान पर थी, सभी की सांसें थमी हुई थीं। लोग बहादुर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सोनालिका ने भी व्रत रखा था। बहादुर बिना रुके नदी को पार करता चला जा रहा था। आधी से ज्यादा नदी पार हो चुकी थी। राजकुमारी का उत्साह बढ़ता जा रहा था।
बस थोड़ी ही दूर का रास्ता बचा था, तभी राजा ने अपने सेनापति को इशारा किया। सेनापति ने मोची की रापी से उस सूत के धागे को काट दिया। बहादुर महल के सिरे पर पहुंचने ही वाला था कि धागा कट जाता है और वह नदी के तेज बहाव में समा जाता है। सोनालिका सब देखती रहती है। अपने पिता के छल से वह बहुत दुखी हुई और राजमहल को हमेशा वीरान रहने का श्राप देते हुए उसने भी नदी में छलांग लगा दी। राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट का विवाह तो नहीं हो पाया, लेकिन दोनों के प्रेम का गवाह पूरा गांव बना। राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट की प्रेम कहानी अमर है। यहाँ के लोकगीतों और कहानियों में आज भी दोनों जिंदा हैं। शायद राजकुमारी सोनालिका का श्राप ही था कि कई सदियां गुजर जाने के बाद भी वीरान पड़ा भूरागढ़ का किला अपने अतीत पर आज भी मातम मनाता हुआ नजर आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल के एज कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर कहानी आप तक समय पर पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।